हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रयान इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। सबसे पहले सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्त। तो चलिए दोस्त, हम लोग बहुत जल्दी और आज एकदम बहुत ही जोरदार तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार कमेंट्स करके बताएंगे क्या आपको आवाज और यहाँ पे बोर्ड पे सभी चीजें अगर विजुअल है तो एकदम जल्दी से आप कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाइएगा और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। प्लीज सभी लोग शेयर करें, जितने भी हमारे मित्र हैं सभी लोग शेयर करें और एक बार सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार शेयर करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी से आइए भाई, जुड़ जाइए आप लोग। हाँ चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है भाई साहब, आप लोग देखिएगा। जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। आपको बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। कह रहा है उत्क्रमणीय ताप, बी में कह रहा है बॉयल ताप, सी में कह रहा है क्यूरी ताप और डी में कहा है केल्विन ताप। जल्दी से बताइए भाई, कौन सा टेम्परेचर कहा जाता है? वह पदार्थ जिस ताप पर कोई पदार्थ अपना लौह चुंबकत्व समाप्त कर देता है, वह ताप कौन सा ताप कहलाता है? बताइएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट्स करिए। राम राम भाई, सबको राम राम, गुड इवनिंग। राहुल जैन जी, समिता कुमारी, प्रियंका कुमारी, अंशु किरण, मनीष कुमार, सभी दोस्तों को राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे भाई। ठीक है, चलो तो इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्ट बताते चलते हैं। देखिएगा, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है कहलाता है क्या भाई? सी इज राइट आंसर, क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। याद रखेंगे क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। और भी अदर स्टेट के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगता है तो तल पर दाब होगा। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करो भाई। कह रहे कि यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगता है तो तल पर दाब होगा। आपको बताना है, जल्दी बताइए। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत संख्या कम है, देखो 10 लोग हैं, थोड़ा सा संख्या बढ़ाओ भाई। एक बार सभी लोग संख्या बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जितने भी दोस्त हैं आपके पास, जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए एक बार। हाँ, अब संख्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, कह रहा है यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया है आपको? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बल कितना दिया है आपको? यफ दिया है आपको कितना? 100 न्यूटन। याद रखना। और पी इक्वल टू क्या होता है? दाब पूछ रहा है तुमसे। न्यूटन बल लगा है तो तल पर दाब होगा। पी इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। लेकिन ध्यान से एक बात समझना, यहाँ पे तुमको दिया है ये सेंटीमीटर में, न्यूटन में दिया है, तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो। आप जानते हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? बताओ। 10 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि ये क्या है भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया में है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? आपका एरिया कितना हो जाएगा? 10 पे 5 जीरो,
ठीक है, यही तो होगा। इसको जब आप बताओ 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 10 सेंटीमीटर में है, सॉरी हाँ, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 1 बाई 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना दिया है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बताइए 10 सेंटीमीटर को आप चेंज करिए, जल्दी से चेंज करिए और आप आंसर बताइए। 2 का बी, बहुत बढ़िया भाई, 2 का बी 10 गुणे 10 घात 5 न्यूटन मीटर। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे आपका हो का जाएगा, ध्यान से सुनना। यफ कितना है भाई, यफ आपका है 100, तो 100 बटा में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, 10 गुणे 100 न्यूटन है ये बल। पहला का सी, जल्दी जल्दी कमेंट मारिए। अरे हम आपको इतना हिंट दे दिए, जब इतना हिंट मिल गया तो करो ना, शेयर करो एक बार सभी लोग। वीडियो अच्छे से चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? शेयर नहीं करते हो आप लोग, इसलिए थोड़ा सा मन दुखी होता है। कमेंट करो। चलो 2 का बी, 2 का बी बहुत सारे बच्चों का है 2 का बी, लेकिन यार 2 का बी नहीं होगा, 2 का सी होगा। 1 गुणे 10 घात माइनस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, इस फार्मूला में रख के आपको आंसर मिल जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो, सब बता दिए हैं तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है। कह रहा है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, चलो जल्दी बताओ। कह रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है। कह रहा है अल्फा, बीटा और आपको गामा में रिलेशन पूछ रहा है, तो समझिएगा अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू क्या आता होता है 1:2:3 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा में आपका कितना का अनुपात होता है, 1:2:3 का अनुपात होता है। बात समझ रहे हो? चलिए जल्दी जल्दी करो। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का हम आपसे आंसर की उपेक्षा करेंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है। कह रहा है कि परिणामी लेंस की क्षमता होगी। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और एक क्या कह रहा है, और एक कह रहा है अवतल लेंस है। चलो ठीक है, कह रहा है कि दोनों लेंस को एक साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि मान लो कि जो अवतल लेंस है, ध्यान से सुना है, क्वेश्चन आंसर कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई। एक उत्तल लेंस, मान लो एक उत्तल लेंस है, समझ लो, इसका आपको फोकस दूरी एफ कितना दिया है उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 0 पॉइंट, जल्दी से कमेंट करो ना यार, हमारे सॉल्व करते करते तुम कर दो। और अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, देखो ध्यान से, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है आपका 1 मीटर, समझ रहे हो। कह रहे कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों, हाँ चलो हम समझ गए हैं कि लाइक कर दिए हो, हाँ तो देखो कह रहा है कि इन दोनों को मान लो कि अगर इनकी दोनों की क्षमता अलग अलग निकाल लें, है ना,
देखो अगर ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। समझ रहे हो? और F कितना दिया है तुमको, F कितना दिया है, 0.5 मीटर। तो मतलब कहने का मतलब कि P इक्वल टू, हम लोग किसके लिए, पहला के लिए, उत्तल लेंस के लिए P निकाल रहे हैं, तो P अगर उत्तल लेंस के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0.5। ये जब आप 0 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 बचा में 5 है, कितना हो जाएगा, 2 डाइऑप्टर, प्लस में आएगा। समझ गए? क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। बात समझ में आया? चलो कोई बात नहीं है, अरे हमको पता है यार, चलो तुम लोगों में दम है, हम लोग किसी से कम थोड़ी ना है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है अब अवतल लेंस के लिए समझो। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो कहने का मतलब कि 1/1 हो जाएगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या दिया है, आपका 1 दिया है। अब इसकी जो क्षमता हो जाएगी माइनस में होगा ना, तो क्षमता -1 डाइऑप्टर, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डाइऑप्टर आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो परिणामी आपसे लेंस की क्या कर रहा है, क्षमता पूछ रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद तो चलिए हम लोग कर देते हैं P1 प्लस P2 कर देते हैं, तब हमको P टोटल क्या मिल जाएगा। तो आप कर दीजिएगा 2 प्लस, अब माइनस में आ गया ना, तो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस, इक्वल टू कितना, 1 डाइऑप्टर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 का ये हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। पृथ्वी के केंद्र पे हम ही तुमको क्वेश्चन 2-3 बार करा चुके हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो, और हमको उम्मीद है, नहीं है, पूरा विश्वास है कि तुम सही आंसर दोगे सभी लोग। कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है तो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू G होता है। और पृथ्वी के केंद्र पे जो G होता है, G का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो होगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, शून्य होगा। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही तो यस बताओ। और एक ट्रिक देखो इसके लिए, ट्रिक लिख लेना। G का मान कैसे याद रखोगे, G के मान के लिए लिख लेना, नीचे ऊपर, कम कम, बीच में, एकदम बिहारी स्टाइल में लिख लो, नीचे ऊपर कम कम, बीच में है ही नहीं। कहने का मतलब कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओगे तो G का मान क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी के सतह से नीचे जाओगे तो G का मान क्या होगा, कम होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर, मतलब कहने का मतलब बीच में है ही नहीं, तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे मन में बस भाई 2 ही क्वेश्चन रह जाएगा कि सर ये बता दो G का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा। देखो अगर बात करें हम लोग G के मान की, सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो ध्रुव पे होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे होता है, या भूमध्य रेखा, उसी का एक और नाम होता है। तो सबसे कम G का मान कहाँ होता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पे होता है, क्योंकि जो हमारी ध्रुवीय त्रिज्या होती है विषुवतीय त्रिज्या से कम होती है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा G का मान क्या होगा, घटेगा। ध्रुवों पे इसलिए ज्यादा होता है G का मान, क्योंकि वह विषुवतीय त्रिज्या से क्या होता है, छोटा होता है, कम होती है आपकी ध्रुवीय त्रिज्या। बात समझ में आई? आई तो बता दो, जल्दी से कमेंट करो, अगर आप बताते रहो। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जोरदार है। आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग शेयर करेंगे। साइंस की क्लास, हमारे क्लास में आप लोग बहुत लोग कम आते हैं, ये अच्छा नहीं है। कह रहा कि एक एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, कह रहा एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, कह रहा द्रव की मात्रा, बी में कह रहा प्रकाश की तरंगों की लंबाई, सी में कह रहा केबलों की लंबाई, डी में कह रहा जहाजों की चाल। बताइए
जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या मापता है भाई? हम लोग एंगस्ट्रॉम द्वारा किसका मेजर किया जाता है? वेवलेंथ का, तरंग दैर्घ्य का मेजर करते हैं, वेवलेंथ का मापन करते हैं। जैसे कहते हो ना कि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होती है भाई? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, यही तो कहते हो ना। तो जो होता है एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है भाई? आपकी प्रकाश की लंबाई। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बात समझ में आई? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन है, इसका सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का कर है असंपर्क बल का उदाहरण है। करे गुरुत्वाकर्षण बल, बी में करा पेशीय बल, सी में करा चुंबकीय बल और डी में करा ए और बी दोनों। असंपर्क बल मतलब कि जो संपर्क में, समझ रहे हो ना क्या है? जो कह रहा असंपर्क बल का उदाहरण है कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट होता है, बताइए। फिर डी में कह रहा है ए और बी दोनों। बताइए कौन सा बल असंपर्क बल का उदाहरण है? भाई पता नहीं, आप ही चलिएगा। अभिषेक कुमार पता नहीं क्यों कम होते हैं लोग, कोई बात नहीं है, कम ही रहो। चलो बताओ कि असंपर्क बल का कौन सा? असंपर्क का मतलब कि नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स कौन सा ऐसा फोर्स होता है जो किसी के कांटेक्ट में बिना आए भी वर्क कर सकता है? वो कौन कौन सा फोर्स है आपसे कह रहा है? कह रहा है कि बताओ गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ भाई, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, बिना संपर्क में आए भी क्या होता है? वर्क करता है। फिर कह रहा है कि पेशीय बल। पेशीय बल जो हमारे, देखो पेशियों के बल में क्या हो रहा है? कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, संपर्क बल नहीं है, एक कांटेक्ट फोर्स है। फिर कह रहा है चुंबकीय बल। अब देखो चुंबक को हम लोग जब किसी के पास में लाते हैं तो जो उसके बल जो काम करता है वो क्या होता है? वो भी तो भाई आपका संपर्क बल ही होता है, उसके संपर्क में कहाँ होता है? तब पर भी काम करता है। जैसे आप देखोगे जो ट्रेनें होती हैं, अभी आप सुने होगे जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट एकदम इतना ऊपर ही, उसके बिना कांटेक्ट में आए भी वो रह सकती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल और सॉरी भाई, बी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे दिया है ए और बी दोनों तो नहीं, आप समझिएगा चुंबकीय बल भी कभी कभी हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर एक्यूरेट अगर आपसे आंसर की बात कर रहा है, यहां पे आपको अगर मान लो कि यहां पे अगर ऑप्शन में सी दे दिया होता, समझ लेना, अगर ऑप्शन में सी दे दिया होता तब हम डी पे जा सकते थे। लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ पे बी के जगह पे सी नहीं दिया है, तब आपका उत्तर केवल और केवल क्या होगा? ए होगा। वो एक्यूरेट पे बात कर रहा है कि क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। हम सोचे कि यहाँ विकल्प में सी भी दिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, विकल्प के अकॉर्डिंग भी आपके आंसर कभी देखने होते हैं। ठीक है, यह चीज देखना है कि विकल्प में आपसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है स्थिर अवस्था में द्रव। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर अवस्था में द्रव केवल लंबवत दिशा में दाब डालते हैं। बी में कह रहा है सभी दिशाओं में दाब डालते हैं। सी में कह रहा है केवल नीचे की दिशाओं में दाब डालते हैं। डी में कह रहा है केवल पार्श्व की ओर दाब डालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ भाई, हाँ आप लोग रेगुलर हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर करिए एक बार, सभी लोग शेयर करिए। देखो क्या कह रहा है कि जो हमारा मान लो कि ये कंटेनर है, समझ रहे हो, और ये स्थिर अवस्था में, इसमें हम लोग क्या कर दिए, अगर मान लो कि क्या कर दिए, द्रव भर दिए हैं। कह रहा है कि तो जो होगा या जो द्रव होगा जो इस पे दाब लगाएगा, सुनना, तो द्रव तो भैया इस पे इधर भी दाब लगाएगा,
इस डायरेक्शन में भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा और इधर भी दाब लगाएगा। कहने का मतलब कि सभी दिशाओं में दाब लगाएगा। लेकिन अगर आपसे ही पूछ देता कि सबसे ज्यादा कहां पे दाब लगाएगा, तो ये वाला, ये ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगा, सबसे ज्यादा दाब लगाता। तो कहने का मतलब कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सभी दिशाओं में दाब डालता है। ठीक है, सभी दिशाओं में क्या करता है भाई, दाब डालता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। सी टेट में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। कह रहा ऋतु एक समतल दर्पण के सामने, मान लो एक ऋतु लड़की है और वह एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। कितना मीटर है भाई, 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चाल से चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करिए, आंसर दीजिए कमेंट करके। सभी दोस्त बहुत बढ़िया। ये सीटेट का प्रश्न है जो ये पूछा हुआ है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सुनिएगा, आपको हम एक कुछ चीजें बताते हैं, कुछ पॉइंट्स बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। मान लो ऋतु एक लड़की है और ये कहाँ पे खड़ी है, समतल दर्पण के सामने खड़ी है। या समझ लो कि ये पोल है और कितने दूरी पे खड़ी है, यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पे खड़ी है। यहाँ तक कितना मीटर की दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, बताओ ना भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है ना। कह रहे 10 मीटर की दूरी पे खड़ी है। अब देखो, अगर समतल दर्पण की ये प्रकृति होती है इसमें प्रतिबिंब बनने की, कि अगर ऑब्जेक्ट जितना दर्पण के सामने होगा उतना ही दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट ए और बी है तो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका क्या बनेगा भाई, ए डैश बी डैश बनेगा। और दर्पण से कितना पीछे, जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात ये अपनी कह लिया। फिर दूसरा बात कर रहा है, यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले। अब कह रहा है कि फिर ये जो यहाँ पे 10 है, अब यहाँ से क्या कर रही है, 2 मीटर दर्पण की ओर बढ़ रही है। तो अब बताओ, जब ये 2 मीटर चल गई तो मान लो कि ये यहाँ पे आ गई। अब पहले दूरी टोटल 10 थी, अब यहां से यहां तक कि जब ये 2 मीटर चली तो कितनी दूरी बची बताओ। तो कहोगे सर ये जो दूरी बची, अब यहां से मान लो कि 2 चली तो ये बची सर जो है ना कि 8 मीटर है ना, यही तो 8 बचा ना हो। अब फिर कहिएगा, फिर कह रहा है सुनिएगा, फिर कह रहा है तो अगर ये 8 मीटर इधर, अगर ये 2 मीटर इधर चलती है, मान लो कि 2 मीटर इधर चल रही है और 2 मीटर फिर इधर चल रही है, तो 2 मीटर यहाँ पे, तो टोटल ये कितना चल गई, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, टोटल ये दूरी कितना चल गई भाई, 4 मीटर। और अब इनके बीच की दूरी कितनी बची, 8 मीटर। बात समझ में आई। 2 मीटर इधर चली और 2 मीटर इधर, जितना इधर आएगी उतना ही इधर इमेज भी घटेगा। आप ये समझते हैं कि नहीं। पार्वती जी क्या बता रहा हूं, सही शेयर करो। पार्वती जी सही, देखो क्या कर रहा है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। सुनना, ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, याद रखना, ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अच्छा हाँ, सॉरी दोस्त, चलो सब मिलाकर वही बात है। अगर ये कह रहे ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है, अगर 10 सेंटीमीटर है। अरे यार सुनो ना, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पे तो आओ। अब क्या रहा है कि सुनना, ये 2 मीटर इधर आ रही है तो ये 2 मीटर इधर भी आ रही है, टोटल दूरी इसका कितना हो गया, 4 मीटर चल गई। और कितने दूरी पे खड़ी थी, ये 10 मीटर पे ना। तो अब कितना बचेगा, 10 - 4 कर लो तो कितना बचेगा, 6 मीटर तो बचेगा दूरी। क्या दिक्कत है,
6 मीटर। कहाँ दिक्कत तुमको, कहाँ दिक्कत आया, कहाँ पे गलत है भाई? आंसर तुम्हारा कितना आएगा? 6 मीटर तो आएगा। हाँ जी, 8 मीटर कहाँ से आएगा भाई? 6 होगा, 6 मीटर आंसर होगा। अभी हम पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, पूरा उसके तह में जाने दो ना। पहले ही तुम लोग कहने लगते हो गलत है सर जी, गलत है सर जी, गलत है सर जी। पहले पूरा तो बता लेने दो, पहले पूरा बता लेंगे तब समझना कितना हो जाएगा। 6 मीटर हो जाएगा। समझना, पहली बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे जाओ, समतल दर्पण की जो गुण होते हैं उस पे जाओ। पहला इसका गुण ये होता है, समझ लो, इसके इमेज फॉर्मेशन की अगर लेक्चर देखोगे तो आप गलत नहीं करोगे। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, समझो, समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अगर यहां से जितना दूरी पे खड़ा होता है, यहाँ पे अगर मान लो कि ये, अगर यहां से यहां तक की दूरी मान लो कि 5 मीटर है, तो यहाँ पे भी, यानी अगर मान लो चाहे प्रतिबिंब कह लो कि 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो वस्तु भी इधर दर्पण के सामने 5 मीटर की ही दूरी पे खड़ेगी। मतलब कहने का जितना दूरी पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। बात क्लियर? क्लियर हुआ? और जितनी लंबाई की ऑब्जेक्ट होती है उतना ही लंबाई का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई तो अब हम क्या करें? अरे हम मिस्टेक नहीं, हम तुमको एक्सप्लेन करके बता रहे थे, गधे कहां के। अब हम तुमको एक्सप्लेन ना करें, डायरेक्ट आंसर बता दें क्या? चलो, कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट सोचते हो कि सर रिजल्ट ही बता दो, तो चलो रिजल्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट बता देंगे। सुनना, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? सुनना, कह रहा है एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? ये कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। हाँ भाई, ये तो बात सही है, सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। अभी बताएं, बहुत मारेंगे। गलत बात है, गलत बात है, एक गलत है। पहला बी में कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पे बनता है। हाँ, ये सही है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। सी में कह रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, और डी में कह रहा है प्रतिबिंब आभासी होता है। पार्श्व नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है, उल्टा थोड़ी ना होता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो सुनना, इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों सही है। बी में कह रहा है ए, बी, सी और डी सही है। अच्छा हाँ, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। अच्छा हाँ, प्रतिलोमित का मतलब समझना है, प्योर एकदम हिंदी लिख दिया है। पार्श्व प्रतिलोमित का मतलब समझिएगा होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। पार्श्व प्रतिलोमित का मतलब होता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, पार्श्व प्रतिलोमित का अर्थ समझना। इसका इंग्लिश में जब मीनिंग खोजोगे पार्श्व प्रतिलोमित को, तो कहते हैं कि लेटरल और इरेक्ट, सॉरी आभासी, मान लो कि इसको आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल और सीधा, इरेक्ट। वर्चुअल देखो, पार्श्व प्रतिलोमित का अर्थ होता है वर्चुअल और सीधा। तो देखो यहां पे कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी बनता है, ये भी सही है। सी में कह रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये भी सही है। डी में कह रहा है प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी दोनों हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे सी वाला विकल्प सही होगा, बी, सी और डी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसके मीनिंग पे जाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न। ये दोनों प्रश्न जो नीचे और ऊपर था, ये दोनों सीटेट के प्रश्न हैं। और सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, आसान नहीं पूछा जाता है, बहुत शब्दों को घुमाता है। जी जी, सी, बहुत बढ़िया। फिर 11 नंबर पे आते हैं भाई। 11 नंबर समझना, 11 नंबर कह रहा है, 11 नंबर का जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है? कह रहा है स्व प्रेरण। बी में कह रहा है अन्योन प्रेरण। सी में कह रहा है जनरेटर।
और डी में कह रहा है इन्वर्टर। चलिए जल्दी से कमेंट्स करिए कि ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपको ये बताना है। कह रहे ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है, कह रहा है स्व प्रेरण, कह रहा है अन्योन्य प्रेरण, सी में कह रहा है जनरेटर और डी में कह रहा है इन्वर्टर। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से कमेंट्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। वेरी गुड भाई, 11 का बी। अभिषेक कुमार बहुत बढ़िया भाई, अन्योन्य प्रेरण, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जिनका बी आ रहा है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर आगे चलते हैं। कह रहे पहिए में बाल बेयरिंग का काम है। देखो बाल बेयरिंग का मतलब समझना, जैसे हम लोग अपने साइड कहते हैं गोली छर्रा, कहते हो ना कि हमारा साइकिल का छर्रा खराब हो गया है। समझ रहे हो ना, बाल बेयरिंग का मतलब कि जो छर्रा होता है ना उसको बाल बेयरिंग कहते हैं। समझ रहे हो ना, जो साइकिल वाइकिल में देखते हो छर्रा छोटा छोटा होता है, उसको साइंस के भाषा में हम लोग क्या करते हैं, बाल बेयरिंग उसको कहते हैं। कह रहे कि पहिए जो होती हैं, पहिए में बाल बेयरिंग का काम है। कह रहे ए में कि घर्षण को बढ़ाने के लिए, बी में कह रहा है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए, सी में कह रहा है एस्थेटिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए, कह रहे मात्रा सुविधा के लिए। बताइएगा, बताइए जल्दी से बताइए। पहिए में बाल बेयरिंग का काम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका है 12, क्वेश्चन नंबर 12 बी। चलो 12 बी, प्रियंका कुमारी 12 बी, अच्छा शिवांगी मिश्रा 12 सी, अच्छा। और बताओ, और देखो सबका कमेंट्स देखो। चलिए चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। अच्छा सुमन बघेल जी 12 का ये मार दिए। 12 का ये तो यार समझो 12 का ये तो होगा ही नहीं। बताओ जो गोली छर्रा जब खत्म हो जाता है तुम्हारे, क्या होती है साइकिल में, तो घर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, तुमको चलाने में कितना जोर लगता है ना, तो होगा ही नहीं। पहले नंबर एकरे पे कहाँ चले गए। और ये डी भी नहीं होगा, मात्रा सुविधा, ये कौन कोई है का, कोई सेंस है का? दुइयों को विकल्प में है खाली बात। बताओ जल्दी से बताओ। ओनली सी। वेरी गुड भाई, जितने भी सी पे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी इज राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, एस्थेटिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए बाल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। सी इज राइट आंसर, बहुत अच्छे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। भाई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? सबसे पहले ही कमेंट मार दे रहे हो तुम लोग। कह रहा है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, सी में कह रहा है -4 डिग्री सेल्सियस, डी में कह रहा है -8 डिग्री सेल्सियस। सुनिएगा हम आपको बता देते हैं, पानी द्रव का ये पानी का एक असामान्य गुण होता है। जब पानी को हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो आयतन में घटता है और घनत्व में क्या होता है, बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ही क्या होता है, आयतन में बढ़ता है। याद रखना, ये पानी का असामान्य प्रसार होता है और इसके बाद क्या होगा, घनत्व में क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और इसका अगर घनत्व अधिकतम होता है तो आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। याद रखना, उत्तर क्या होगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कितना। हाँ बोलो भाई, तुम्हारी बात सुन रहा हूं, बोलो क्या कह रहे हो। लिखोगे तभी तो तुम्हारी बात सुनेंगे।
अरे हसन भाई बोलो, हसन जोहरी हैं, बताइए भाई, बात सुन रहा हूं तुम्हारी, बोलो जल्दी बताओ। साइंस की क्लास 6 बजे से होती है जितेंद्र कुमार गिरी जी। चलिए, आपका नाम अगर गौरव है तो बहुत बढ़िया है। चलिए, करेक्ट, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? देखिए, हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। आप अभी तक रट्टा मारते थे, रट्टा नहीं मारना है भाई, कहां से आता है उसको समझना। उत्तर वैसे हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40। लेकिन सुनना कैसे, आपसे अगर मैं मान लेते हैं, क्या माना, x डिग्री सेल्सियस ताप पर, x डिग्री सेल्सियस ताप पर दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। कौन कौन? फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। माना क्या, x डिग्री सेल्सियस ताप पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हैं। और C और F में आप रिलेशन जानते हैं, C/5 इक्वल टू होता है F -32/9। ये इसका फॉर्मूला होता है, रिलेशन। अब देखो, हमने क्या कहा कि माना कि x डिग्री पे दोनों बराबर होंगे, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग C के जगह पे भी x लिख सकते हैं, x/5, क्योंकि हमने मान लिया है। और ये फ़ारेनहाइट के जगह पे भी x -32/9 कर सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 9x हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 160। 32 पाँचे 5 दूना 10, देखो गुणा उड़ा करने में गलती हो जाता है। अब 5 3 15 160, 160। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9x - 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -160। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका क्या, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -160। 0 से अब x से देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4x इक्वल टू क्या हो गया, -160। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -160/4। तो क्या हो जाएगा, 40, माइनस कितना, 40। देख लो, समझ लो कैसे आता है, समझ गए कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 14, बात समझ में आई भाई? ममता कुमारी साइंस की क्लास डेली 6 बजे होती है। हाँ गौरव, हम समझ गए, तुम्हारा नाम है भाई, समझ गए कैसे होता है। अरे यार, एक बार कनेक्शन तो बनाकर देखो, हम भी तुम्हारे ही साइड से हैं, हम भी बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि एक बल वेक्टर एफ जो है 5i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन एक वस्तु को 2i - 4j मीटर विस्थापित कर देता है, तो आपको कार्य बताना है, आपको वर्क बताना है, कितना वर्क करता है। तो देखो, आप जानते हैं आपको एफ कितना दे दिया है, एफ दे दिया है तुमको 5i कैप प्लस 3j कैप, और आपको डी दे दिया है विस्थापन, कहने का मतलब कितना दिया है, 2i कैप माइनस j कैप। और तुमको हम कुछ राज की बात बता देते हैं, सुनना, राज की बात हम तुमको बताते हैं। देखो, बफरिंग थोड़ी सी होगी, प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आज थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो देखो, आप जानते हो W इक्वल टू क्या होता है, एफ यस होता है, एफ इंटू यस होता है। और इसके बाद हम सब तुमको बता देते हैं, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इंटू 2i कैप माइनस j कैप। और हम तुमको कुछ चीज बता देते हैं, इसके बाद तुम खुद से अपना आंसर लगा लेना। देखो, i कैप इंटू i कैप, जब i कैप में और i कैप में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, याद रखना। या चाहे तुम कर लो j कैप इंटू j कैप, तो तुम्हारा क्या होगा, मान क्या होगा, 1 होगा। अगर i कैप इंटू j कैप हो जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, 0। समझ गए?
अगर आई इंटू आप क्या कर दे आई डॉट जे, समझना यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं भाई, क्रॉस नहीं डॉट, ठीक है। तो अगर मान लो कि आई डॉट जे या आपसे कहते जे डॉट, अगर आई का मान तो क्या होता है 0 होता है। इतनी बात समझ में आई, ये सब राज की बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर है तो आंसर दे सकते हो। केमिस्ट्री हम ही बता रहे हैं, जितेंद्र कुमार गिरी जी केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, बायोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा आप आरा जिला से हैं, चलिए बहुत बढ़िया है, आप आरा जिला से हैं। तो 7 जूल, अंकिता सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। 7 जूल हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आंसर मिलेगा, सब कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ये अगर नहीं होगा तो बताइए, हम कैलकुलेट कर दें आपको। आप लोग टेलीग्राम से, चलिए विनीता त्रिवेदी जी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा तो हम कैलकुलेट कर देते हैं, अगर कैलकुलेट कर पाते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो बताइए, हम कैलकुलेट कर देते हैं। आंसर आएगा 7 जूल। अच्छा विकास औरंगाबाद से हो, चलो पड़ोसी हो, परेशान न हो। देखो संदीप हम बता देते हैं, बायो की क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे देखना। टेलीग्राम पे हम लोगों का डेली क्लास का शेड्यूल आता है। टेलीग्राम से आप कैसे ज्वाइन होंगे, आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप ऐप भी डाउनलोड करते हैं रात में चटियाने के लिए, समझ रहे हैं ना, वैसे ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ओकरे पे खोजिएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, क्या कहेंगे सर्च मारेंगे टेलीग्राम पे जाके चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन वहीं पे मिल जाएगी। बात समझ गए। चलिए चलो आता है देखो तब तो। अच्छा ये स्टेट 7 AM मॉर्निंग वाले में हो, ओके विनीता त्रिवेदी जी, चलो बढ़िया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन तो नहीं करना पड़ेगा। देखो जहां जहां अगर आई इंटू आई आ जाएगा तो उसका मान रख देना 1। जैसे कि 5 गुणे 10, देखो हम बता देते हैं, नहीं तुम लोग गलती कर दोगे। चलो हम कैलकुलेट कर देते हैं, सुनो। अब इसमें क्या करोगे, सुनना। अब इसमें क्या करोगे, 5 में एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 5 गुणा 5 आई इंटू 2 आई, क्या हो जाएगा 10। फिर इसके बाद क्या करोगे, -5 आई इंटू जे, मतलब कि ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस, ये पहले ही 0 हो गया क्योंकि हमने क्या कहा आई इंटू जे 0 हो गया, चलो कोई बात नहीं है। फिर 3J और इंटू क्या हो जाएगा 2I, ये भी क्या हो जाएगा प्लस तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 0, समझ गए। फिर 3J और -J, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 3I और 3J में करोगे गुणा तो क्या होगा तुम्हारा 3I, मतलब कि 3 ही हो जाएगा। देखो I इंटू आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे 10 लिख लेंगे केवल। इसका I और I का मान हमने बताया है 1 होता है, ठीक है। -0 + 0 और फिर 3J और J में मल्टीप्लाई करोगे तो हमने क्या कहा J इंटू J का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 1 हो गया तो 3 ही हो जाएगा, तो यहां से माइनस क्या हो गया 3 हो गया। तुमको बचा क्या 10 - 3 = कितना 7 जूल। बताओ अगर किसी को कोई तकलीफ है समझने में, तो कोई तकलीफ है क्या। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है भाई, क्वेश्चन 15 हमने लिया था, और आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। अगर आपको फिजिक्स समझ में आई, अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट्स करके अपने भाई का हौसला बढ़ाएंगे, ठीक है। और रही बात, तो आपको डेली आपके एग्जाम तक आपको मैं प्रैक्टिस दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, कल से दोनों का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चलिए कर दिया भाई। अच्छा चलो अभिषेक, कभी मुलाकात हो जाएगी, बात होगी तुमसे।
अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करना कि हाँ सर अच्छा लगा है। आज यहीं पर सभी दोस्तों से हम विदा लेंगे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त सपोर्ट करने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग और संख्या बढ़ाइए, थोड़ा सा और हमको मजा आए। अगर आप लोग नहीं हेल्प करिएगा तो कौन करेगा बताइए। थोड़ा सा और सपोर्ट करिए और मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गुड इवनिंग, गुड नाइट दोस्त, आराम से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।